7, सेकंड वाले का टी, ये वाला था ना जी। पहले वाले का 7, तो पहले वाले क्वेश्चन में एक तो 2 रिंग दे रखा है, तो 2 रिंग के हिसाब से हम लोग कैसे बिहेव करें, सबसे बड़ा सवाल ये है। कुछ करने का नहीं है उसमें बहुत ज्यादा। अगर 2 रिंग दे रखा है तो ये देखो कि दोनों रिंग में से हम लोग जो ग्रुप अटैच कर रखे हैं उसका क्या बिहेवियर है। प्लस एम और माइनस एम पहचानना तुम लोग अच्छे से सिखा रखे हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, और सी डबल बॉन्ड ओ में अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब एक तरफ वही जो ग्रुप है वो माइनस एम के जैसा बिहेव कर रहा है, और दूसरी तरफ वही ग्रुप वाला पार्ट प्लस एम के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर हम लोग इसी पार्टिकुलर ग्रुप का इफेक्ट देखें तो एक तरफ प्लस एम के जैसा ले लेते हैं और दूसरी तरफ माइनस एम के जैसा ले लेते हैं। माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें रिएक्शन होना प्रेफरेबल होगा। इसका मतलब बी विल बी मोर रिएक्टिव देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में रेजोनेंस नहीं हो सकता? बीच में रेजोनेंस तो हो ही रहा है, मना क्या कर रहे हैं। तो उसके कारण चेंज नहीं होगा? तो उसके कारण ही तो ये इफेक्ट आया ना, रेजोनेंस के कारण तो इफेक्ट आया। ओके सर। मतलब रेजोनेंस नहीं था तो न्यूट्रल कंपाउंड था, रेजोनेंस होने की वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन घट गया। ठीक है, और कोई डाउट पहले वाले एक्सरसाइज में या पहले वाले टॉपिक में? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में इसका आंसर का शायद एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा कि हेलोजन वाले पार्ट में तो हम लोग माइनस आई देखते हैं, बट हेलोजन प्लस एम भी शो करता है। अब पॉइंट ये होता है कि दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या है। जैसे अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें माइनस चार्ज था और फ्लोरीन का इफेक्ट देख रहे थे, प्लस चार्ज था फ्लोरीन का इफेक्ट देख रहे थे, तो केवल माइनस आई इफेक्ट लेते थे। बट यहाँ पे हम लोगों का सामने वाला कंपाउंड न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो इस केस में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई से, लेकिन प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देगा भी। तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट तो सबसे ज्यादा है, बट फ्लोरीन का प्लस एम भी सबसे ज्यादा है। तो हम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि ओवरऑल माइनस आई कैसा है, हम लोग को इससे भी मतलब है कि प्लस एम कैसा है, एंड दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है वो हम लोगों को किस ऑर्डर में लेके आ सकता है। इसलिए इस ऑर्डर को पार्टिकुलरली याद रखना पड़ेगा। स्पेशली ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही केस, जहां जहां पे कंपाउंड में हेलोजेंस आएगा बेंजीन में, वहां वहां कुछ ना कुछ यूनिकनेस आ जाता है। हेलोजन वाला पार्ट माइनस आई भी शो कर रहा है, प्लस एम भी शो कर रहा है। तो एग्जैक्टली दोनों में से कौन सा बिहेवियर कब एक्ट कराना है ये चीज मालूम करना पड़ता है, और हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आ रहा है। यहाँ पे माइनस आई प्लस एम दोनों शो कर रहा है, ओवरऑल क्या इफेक्ट है हम लोग को इससे मतलब पड़ रहा है। अभी कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर फ्लोरीन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जैसा ज्यादा बिहेव करता। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फ्लोरीन वाला पार्ट प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसा ज्यादा बिहेव करता, अगर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती तब। बट यहाँ पे तो दोनों इफेक्ट है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो दोनों इफेक्ट के हिसाब से कंबाइंड क्या ऑर्डर होगा ये सोचना है। बट हम लोग ऐसा कंपेयर तो कर नहीं सकते कि एक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच रहा, दूसरा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा, कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा नहीं मालूम। तो ऐसे केस में ये ऑर्डर याद रखने का है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना है। और कोई डाउट? सेकेंड वाले एक्सरसाइज में कोई डाउट तो बताओ। 22 क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 22, सीधा 22 में डाउट है, उससे पहले कहीं डाउट नहीं है। सर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 14 भाई? 14 इसमें कैसे डाउट होगा, अभी तो बताए। तो समझ में एक वैसे तो ही होगा सर जो 7 बताए थे। पहला चीज, जैसे इसमें 2 रिंग है, ठीक है, एक तरफ ये सी डबल बॉन्ड हो, मतलब सी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, ये वाला पार्ट एक तरफ माइनस एम के जैसा बिहेव कर रहा, और दूसरे तरफ यही कंपाउंड वाला पार्ट प्लस एम के जैसा ही बिहेव कर रहा। तो एक तरफ माइनस एम है, दूसरी तरफ प्लस एम है,
प्लस एम रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, माइनस एम घटाएगा। तो पहला चीज तो ये कि दो रिंग्स हैं अपने पास, दो रिंग में हम लोगों का जो राइट साइड वाले रिंग है ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहला रिएक्शन ही इस पे होना है, ये तो फर्स्ट हो गया। तो दूसरा रिंग तो वैसे ही हटा दो, क्योंकि इसमें ओवरऑल कंपाउंड आइदर जीरो चार्ज रख रहा है कुछ कुछ पोजिशन पे, या तो फिर प्लस चार्ज रखता है। तो लेफ्ट वाले रिंग को ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज या फिर जीरो चार्ज है, दोनों हम लोग के लिए उतना फेवरेबल नहीं है एज कम्पेयर टू माइनस चार्ज। तो राइट वाले रिंग में माइनस चार्ज आ रहा, इसका मतलब सिचुएशन ज्यादा फेवरेबल है। अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो फिर हम लोग राइट वाले में रिएक्शन कराएंगे। अब अगर राइट वाले में रिएक्शन कराएंगे तो फिर प्लस एम कहाँ कहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पारा पोजिशन पे। मेजर पारा होगा बट ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और कोई डाउट 14 के अलावा? क्वेश्चन नंबर 20 वाला पार्ट में एक तो रिएक्टिविटी वहां से कंपेयर करो, जो पहले वाला स्ट्रक्चर था अपना, वहां से कंपेयर करके देखो। तो इसमें दो रिंग्स है, पहला रिंग और दूसरा रिंग। इन दोनों रिंग में ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? तो ऑल्दो रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट, लेकिन जिस रिंग में हम लोग का एम इफेक्ट वाला पार्ट पहले अटैच्ड होता है, वहां वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होता है। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी वाले पार्ट में अगर ये ए रिंग और बी रिंग है, ए का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर ए का रिएक्टिविटी ज्यादा है तो रिएक्शन वाला पार्ट भी यहीं पे प्रेफरेबली हम लोग कंसिडर करना शुरू करेंगे। और कोई डाउट तो बताओ। सर तो बी का कैसे दिखेंगे सर? बी वाले पार्ट में पोजीशन तो वैसे ही आएगा। अगर तुम लोग रेजोनेंस वाला पार्ट याद है तो ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे पोजीशन आएगा, यहाँ पे पोजीशन आएगा, यहाँ पे पोजीशन आएगा। पोजीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रोफाइल लगाना है अगर, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, तब तो उस केस में हम लोग यही पोजीशन की बात करेंगे। और कोई डाउट 20 के अलावा? 22 क्वेश्चन नंबर 22 तो चलो ठीक है, बड़ा मजेदार सवाल है 22। 22 वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि मालूम नहीं कि कौन सा रिंग में रिएक्शन कराया, कौन से पोजीशन पे। दो रिंग है, सेम रिंग है, तो रिएक्शन कहाँ पे कराए। तो अगर नहीं पता तो इंटरमीडिएट के थ्रू बात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पाई बॉन्ड था, कोई भी एक पाई बॉन्ड पे रिएक्शन कराओ। अरे यार बैक कैसे जाएगा? बैक जाने का ऑप्शन ही नहीं है। चलो नीचे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ भी मिट जाएगा थोड़ा, एक मिनट। जैसे मान लो कि हम लोग का एक रिंग वाला पार्ट है और दूसरा रिंग अगर कंसिडर करें, तो इस केस में दो पाई बॉन्ड था, कोई भी एक पाई बॉन्ड पे रिएक्शन करा लो। तो अगर अंदर वाले पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले पे जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। या फिर अगर अंदर वाले पे पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, बाहर वाले पे इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, तो दूसरा पॉसिबिलिटी है। इन दोनों इंटरमीडिएट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है और क्यों? सर पहला वाला रेजोनेंस है इसमें। क्या है? रेजोनेंस। तो दूसरे वाले में भी रेजोनेंस है। पहला में लीनियर है। नीचे लिखा हुआ रीजन लीनियर क्रॉस कंजुगेशन। चलो ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, पहले वाले में लीनियर कंजुगेशन है, दूसरे वाले में क्रॉस कंजुगेशन है, उसके हिसाब से आराम से सोचा जा सकता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर? सर बीच वाला पाई बॉन्ड लेकिन क्यों नहीं तोड़ा? कौन सा बीच वाला? कनेक्ट करता कौन सा? सर जो कॉमन रहता, अच्छा, अगर वो स्ट्रक्चर। ये भी अच्छा सवाल है। कॉमन वाला पार्ट तो नहीं तोड़ सकते, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है उसमें। इनफैक्ट इसके नीचे वाले सवाल में एग्जैक्टली सेम रीजन है। मान लो बीच वाला ही पाई बॉन्ड हटा दिया, ठीक है तो भाई कोई भी रिंग एरोमेटिक है क्या? नो सर। ये हो सकता है क्या? नो सर। ये तो बहुत ही लेस स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। इससे पहले वाले केस में तो एटलीस्ट ये था कि एक रिंग एरोमेटिक हो रहा था, कोई भी एक रिंग एरोमेटिक निकल रहा था और दूसरे वाले रिंग का एरोमेटिसिटी लूज हो रहा था। तो ये तो फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू बीच में अगर रिएक्शन होता है तो। ठीक है। और कोई डाउट? ऑल इसमें एक और रीजन हो सकता है, ये तो हम सोचे ही नहीं। जैसे यहाँ पे अगर बीच में पाई बॉन्ड है तो हाइड्रोजन है क्या?
अगर हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेट क्या होगा? चलो एलिमिनेट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो रेजोनेंस में चला गया तो हो जाएगा, ठीक है, वो तो पॉसिबल रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के अलावा और कोई डाउट? 23 थोड़ा भारी सवाल है, बट ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, अगर थोड़ा याद हो तो। बीच वाला रिंग अगर हटेगा तो 2 बेंजीन रिंग एरोमेटिक बनेगा, और अगर साइड में कहीं रिएक्शन कराते हैं तो नेप्थलीन रिंग आएगा। तो अपने स्ट्रक्चर में नेप्थलीन रिंग और 2 बेंजीन रिंग, अगर इसमें कंपैरिजन करना है तो ज्यादा बेटर कौन सा है? तो 2 बेंजीन रिंग ज्यादा बेटर है। एरोमेटिक कैरेक्टर वर्ड कभी वर्ड बताया था तुम लोगों को कि बेंजीन रिंग हैज हायर एरोमेटिक कैरेक्टर एज कम्पेयर टू नेप्थलीन, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग ज्यादा होता है। तो एक बेंजीन में जितना रेजोनेंस एनर्जी है, दूसरे बेंजीन में जितना रेजोनेंस एनर्जी है, दोनों को ऐड करके जो रेजोनेंस एनर्जी आएगा नेट, वो एक नेफ्थलीन रिंग से ज्यादा निकल के आता है। अप्रोक्सीमेटली 300 किलो जूल के अराउंड आएगा। 152 का रेजोनेंस एनर्जी होता है। फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमको याद है क्योंकि बहुत बार ये फैक्ट आ चुका है मेरे सामने। 152 किलो जूल का रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो एक रिंग का 152 किलो जूल, दूसरे रिंग का 152 किलो जूल, उसके हिसाब से टोटल 300 के अराउंड हो गया। और नेफ्थलीन का रेजोनेंस एनर्जी वाला पार्ट 254 किलो जूल होता है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर के बेसिस पे आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट रहा तो ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर, ऐसा सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, शायद से नहीं भी किए होंगे तो ध्यान रखने का है। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट में होगा कि बीच वाला रिंग अगर रिएक्शन कराता है तो 2 बेंजीन रिंग आएगा इंटरमीडिएट में, और अगर साइड में कोई भी रिंग रिएक्शन करता है तो एक नेप्थलीन रिंग आएगा। एक नेप्थलीन रिंग अच्छा चीज नहीं है एज कम्पेयर टू 2 बेंजीन रिंग। और कोई डाउट इसके अलावा? 26 20 सर, एक बार आप एक क्वेश्चन पूछे थे कि एंथ्रेसीन में तीनों रिंग में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो बीच ही वाला वो ना? फिर से बोलो एक बार, कौन सा? एंथ्रेसीन में तीन रिंग बनता है, तीनों में से कौन सा सबसे हाँ, रिएक्टिव है? बीच वाला ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। और कोई डाउट 24 के अलावा? 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 वाला पार्ट तो बनने लायक है यार, प्लस एम माइनस एम का सीधा सा एप्लीकेशन है। नाइट्रोजन वाला पार्ट अपने तरफ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड है, तो माइनस एम इफेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर अगला रेजोनेंस होगा तो दूसरी जगह प्लस चार्ज आएगा, फिर तीसरा रेजोनेंस होगा तो तीसरी जगह प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, 2 ही पोजीशन। ये तो बनने लायक सवाल है। और कोई डाउट? अस्मिता का मैसेज आता है कि हाँ सर क्लास शुरू कीजिए, आई है नहीं। चलो, इसके बाद कुछ रिएक्शंस वाले पार्ट है। वो रिएक्शंस वाले पार्ट अपने को याद रखने होंगे, थोड़ा ध्यान रखने का टॉपिक होता है। 5 रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो गिन करके 5 रिएक्शन है। पहला हेलोजनेशन, मैकेनिज्म सब में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट रिएक्शंस के नाम और उसके रिएजेंट्स अपने को याद रखने मस्ट होते हैं। वही दोनों चीज याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना होता है। दूसरा हम लोग नाइट्रेशन ले सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। तीसरा हम लोग सल्फोनेशन की बात कर सकते हैं, स्पेलिंग अलग भी हो सकता है, PHO भी ले सकते हैं। चौथा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो उसको चाहे तो अलग अलग भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है और दूसरा वाला पार्ट असाइलेशन होता है। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप का एडिशन, असाइलेशन मतलब असाइल ग्रुप का एडिशन, असाइल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप का एडिशन। तो ये 2 अलग अलग हम लोग एडिशन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। टोटल मिला के 5 रिएक्शंस कंसिडर कर सकते हैं। पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, हर एक में कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, 2-3 पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने हैं, रिएजेंट सब में याद रखने हैं। उन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग हेलोजिनेशन कैरी आउट करते हैं, सबसे पहले तो हेलोजिनेशन ही होता है। तो हेलोजिनेशन वाले पार्ट में रिएजेंट्स क्या है ये मालूम होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या लिमिटेशंस हो सकता है। तो रिएजेंट्स वाले पार्ट में हेलोजन के साथ नॉर्मली हम लोग FeCl3 या FeBr3 लेते हैं, यहाँ पे FeX3 लिख ले तो ज्यादा बेटर है। ऑल्दो इसके जगह कोई दूसरा लेविस एसिड होगा। कुछ लिखते हैं क्या? अच्छा सॉरी, 1 मिनट, हाँ ऐसा लिख रहे थे हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में 5 रिएक्शन है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। इसमें
एक तो हेलोजनेशन टॉपिक, इसमें रिएजेंट याद रखने का है कि हेलोजन के साथ H2 के साथ FeX3 होगा, कोई दूसरा लेविस एसिड हुआ तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में FeX3 होने से लेविस एसिड वाला ही काम हो रहा है। हेलोजन वाला पार्ट FeCl3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट में सीधा ऐसा लिख देते हैं कि हम लोग का अगर FeX है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, सॉरी Fe के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और X वाले पार्ट के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। फिर यहाँ से हेलोजन जिसके ऊपर प्लस है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हटने की कोशिश करता है, यहाँ से X प्लस का फॉर्मेशन, और जो FeX3 वाला पार्ट है वहां पे FeX4 माइनस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, क्योंकि हर जगह हम लोगों को मेन एक ही चीज बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल, जो अपना बेसिक रिएक्शन था। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन हुआ और H प्लस को सब्स्टिट्यूट किया, बट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे, बस ये चीज देखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए रिएजेंट बहुत ही मस्ट है, और रिएजेंट हम लोग का H2 हो सकता है, बट एक लिमिटेशन है यहाँ पे भी, हेलोजन कैन नॉट बी फ्लोरीन और दूसरा आयोडीन। ये हम लोगों का अल्केन में भी आया था, अल्कीन में भी आया था, और हम लोगों का उसमें भी था, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में भी है। तो अगर तीनों में वही है तो तीनों में रीजन अलग अलग था। अल्केन वाले पार्ट में ऐसा था कि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव नेचर का है तो इसलिए रिएक्शन नहीं करता, आयोडीन बहुत ही लेस रिएक्टिव नेचर का है तो रिएक्शन नहीं करता। फिर जब अल्कीन वाले पार्ट में गए थे तो फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। आयोडीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल था बट विस्नल डायोडाइड अनस्टेबल था, तो उस केस में वापस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता था। यहाँ पे भी फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन नहीं हो रहा। एक रीजन तो ये कैन नॉट फॉर्म F प्लस, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते, बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसीलिए फ्लोरीन वाला पार्ट में यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, F2 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। आयोडीन वाला पार्ट पॉसिबल है, I प्लस तो बहुत आसानी से पॉसिबल है रिलेटिवली, लेकिन फॉर्मेशन या आयोडीनेशन लिखो तो ज्यादा बेटर है। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर ड्यू टू the reducing behavior या reducing nature of HI formed। अब HI formed का मतलब क्या है पहले एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कि रिएक्शन कराए हम लोग, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराए X2 का इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या FeX3, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में बेंजीन के ऊपर हेलोजन गया, उसके अलावा हम लोग का FeX3 जैसा था वैसे क्या वैसे ही छोड़ देता है। तो ओवरऑल यहाँ से जब X प्लस हटा मतलब X माइनस बना और एक H प्लस वाला पार्ट भी हटा, तो H प्लस के साथ X माइनस मतलब HX लिखा जा सकता है, ओवरऑल HX का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर इसी में हम लोग का आयोडीन रहेगा I2, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में HI का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ही HI बना, HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इस केस में पूरे रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, रिवर्सिबल नेचर का बना के रख देता है। रिड्यूसिंग एजेंट करेगा क्या, तो नॉर्मली बचपन में जब हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे रिडक्शन में, रिडक्शन क्या होता है तो हाइड्रोजन का एडिशन, वही बेसिक यहाँ पे चलेगा कि अगर मान लो हम लोग के पास बेंजीन के साथ रिएक्शन कराए हम लोग I2 का प्रोडक्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पे FeI3 ले लेते हैं, ऑल्दो FeI3 एग्जिस्ट भी नहीं करेगा बट चलो ठीक है FeCl3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम लोग के बेंजीन के ऊपर आयोडीन, साथ ही साथ HI का फॉर्मेशन, बट HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये पार्ट आपस में कंबाइन करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन बोल सकते हैं। जहां आयोडीन है वहीं पे हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है। अब अगर रिवर्सिबल नेचर का है तो उस केस में हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सल्फोनेशन में कुछ और रीजन है, जो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला चीज बोले तो वो एक फैक्टर है, थोड़ा सा फैक्टर है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना फेवरेबल नहीं है जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ये एक प्रॉब्लम आता है आयोडीनेशन केस में। अब वैसे एक चीज है कि इससे पहले हम लोग कुछ भी करके रिएक्शन नहीं करा पा रहे थे, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि रिएक्शन हो जाए, और क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन का ही नेचर होता है, अगर ये पूरे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करना है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं ये एक सवाल है। तो अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका
रिएक्शन हम लोग किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दे, तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कंबाइन करना चाहेगा, क्योंकि दोनों रिएक्टिव नेचर का है। जो नॉर्मल कंपाउंड है जिसका रिडक्शन होना है उसका तो होना ही है, बट कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है, तो इसका मतलब आराम से हम लोग उसको HI के साथ कंबाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग ऐसा कर लेते हैं, एडिशन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर जैसे एसिड बेस में होता। काइंड ऑफ बोल सकते हैं, सच एज HgO, PbO, इस तरह के हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले पार्ट को यूज कर लेते हैं। तो HI वहां से खत्म हो गया, तो एक तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन करने वाला जो ड्राइविंग फैक्टर है वो भी खत्म हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है कि अगर हम लोग को अराइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कराना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये काम कर सकते हैं। जैसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, HI खत्म होगा, रिएक्शन वाला पार्ट आगे के डायरेक्शन में ड्राइव होगा। यहाँ पे एक लिमिटेशन हम लोग कवर हो जाता है। बाकी अदरवाइज वही कि हम लोग का आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये पॉइंट वैलिड है, वापस से याद करवा दे रहे हैं। आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट हम लोग का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम में चेंज होता चला जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। बट एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, जैसा जो रिएजेंट है उस रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोग एक एडिशन कर सकते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये एक पॉसिबिलिटी है। इंटर हैलोजन कंपाउंड वाले पार्ट का मतलब जैसे ICl हो गया, या फिर IBr हो गया, या फिर BrCl हो गया, ये 3 कंपाउंड लेके चले मान लो। तो इस केस में अगर इन सब का रिएक्शन हम लोग कराएंगे अपने किसी भी लेविस एसिड के साथ, तो इस ICl का रिएक्शन अगर कराए हम लोग, तो ICl में अगर लेविस एसिड के साथ रिएक्शन कराना है तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन वाला पार्ट लोन पर कोऑर्डिनेट करेगा, आयोडीन बेसिक स्ट्रेंथ में पुअर होता है, ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अलग से है। क्लोरीन लोन पर कोऑर्डिनेट किया आयोडीन के साथ क्लोरीन, और यहाँ पे लेविस एसिड वाले पार्ट के साथ आराम से इंट्रैक्शन होकर प्लस और माइनस चार्ज बना। फिर क्लोरीन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में बॉन्ड हटाया, यहाँ से I+ मिला, और आगे जो बनना है ऐसा बन गया। यहाँ पे इनफैक्ट ज्यादा बेटर है कि हम लोगों को अगर आयोडीनेशन कराना है तो हम लोग ये दोनों रिएजेंट यूज कर ले, ICl और दूसरा IBr, क्योंकि यहाँ के थ्रू HI का प्रोडक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड वैसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग आयोडीनेशन कराने के लिए, या फिर मतलब हैलोजनेशन कराने के लिए, बट आयोडीनेशन कराने के लिए ये भी एक अल्टरनेट तरीका यूज कर सकते हैं। तो कहीं कहीं रेयरली ये रिएजेंट रिएक्शन में अगर मिला तो उससे कंफ्यूज मत होना, एग्जैक्टली हम लोग जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रोफाइल का डिसीजन करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल ही हम लोग के हैलोजनेशन के लिए यूज हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, सिंपल रिएक्शन है, बट अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो हम लोग को बस अब ये जानना है कि रिएक्शन में जो रिएजेंट्स वो किस तरीके से होते हैं, वो रिएजेंट्स मालूम हो गया, उनको याद रखना है, उसके हिसाब से कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिस करने हैं, और बाकी उसके बाद फिर हम लोग कुछ कन्वर्जन्स के सवाल करेंगे, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस के हिसाब से कन्वर्जन कैसे ड्राइव होता है ये हम लोग को देखना है। फिर उसके बाद हम लोग आराम से डायोटाइजेशन रिएक्शन करके दूसरे टॉपिक्स में मूव करेंगे। कोई डाउट है अगर किसी को तो पूछ लो आराम से। सर इन्वर्जन और रिटेंशन के लिए हम लोग को बस SN1 SN2 में देखना होता। हाँ, और कहीं इन्वर्जन रिटेंशन नहीं आता, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री के सवाल में ऐसा सवाल भी तो होना चाहिए कि R का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जा रहा है। आज अभी तक ऐसा कोई भी टॉपिक आया जहाँ पे रिएक्टेंट में कोई कॉन्फ़िगरेशन है और प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन हो जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा, रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं हो रहा है नॉर्मली, तो इसीलिए ओपन चीज है वो। और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो अगले टॉपिक में चलते हैं, क्योंकि सब टॉपिक छोटे छोटे हैं, मोस्टली इनके ऊपर क्वेश्चंस एक ही बार कंबाइंड में प्रैक्टिस कर ले तो ज्यादा बेटर, तुम लोग के लिए ज्यादा बेटर है। अदरवाइज तो एक हैलोजनेशन टॉपिक डालो, 5 क्वेश्चंस कराओ, वो टॉपिक तुम लोग के लिए काम का नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मस्ट है, बट वो एक ही बार कंबाइंड में करे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा रिएक्शन हम लोग सल्फोनेशन पहले ले लेते हैं, नाइट्रेशन हम लिखे थे बट पहले सल्फोनेशन ले लेते हैं। सल्फोनेशन वाले पार्ट में हम लोगों को सल्फोनिक एसिड का एडिशन कराना है, मतलब बेसिकली बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये SO3H प्लस के साथ इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे SO3H का एडिशन होगा, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और H+ बाहर निकलेगा। मतलब ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो रिएजेंट क्या लेके चले, ये सब अपने को ध्यान रखना है। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखने का है।
एक तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली H2SO4 लेके चलते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एक और फैक्टर से इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक रिएजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरा रिएजेंट है ओलियम। नॉर्मली क्या होता है ओलियम? H2SO7 ओलियम नहीं होता। H2SO4 plus H2O क्या बोल रहे हैं? Oleum is a mixture of H2SO4 plus H2S2O7. Although एक misconception मेरे भी दिमाग में था पहले कि H2S2O7 is oleum. Oleum is a mixture of both H2SO4 and H2S2O7. ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, ये दोनों रिएजेंट ले सकते हैं। एक ही तरीका बताएंगे हम, दूसरा तरीका अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो किसी काम का नहीं है, बट ठीक है, ऑब्वियस चीज है। एक H2SO4 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसमें एक एसिड का पार्ट एसिड के जैसा बिहेव करेगा, और क्योंकि हम लोग के पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब एक बेसिक पार्ट भी है। तो जो हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते थे, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलिसिस, ऐसा करके एक वर्ड यूज करते थे। कहाँ पे यूज करते थे तान्या? क्या सर? ऑटो प्रोटोलिसिस, सेल्फ आयनाइजेशन, ये सब कहीं पे यूज करते थे क्या? ये तो उस चैप्टर में था, इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम। आने की इक्विलिब्रियम तुम लोगों को पढ़ा है, इसलिए तुम लोगों से पूछ रहे हैं। इस केस में एक एसिड के जैसा बिहेव करा दो, एक बेस के जैसा बिहेव करा दो, और H+ ऑक्सीजन का लोन पेयर लेगा। यहाँ से इसको हटाएंगे तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो HSO4 माइनस बल गया, ये अपने किसी काम का नहीं है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो अपने काम का है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और किसी एक ऑक्सीजन पे H+ का एडिशन हुआ। तो बेसिकली जो OH2+ बना है ये यहाँ से H2O के फॉर्मेट में बाहर हट जाता है, और जब H2O के फॉर्मेट में बाहर हटा तो H2O तो चलो निकल गया, बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर अपना SO3H का निकल के आ जाता है। बट ये कंसंट्रेटेड केस में ही आएगा, डाइल्यूट में नहीं आएगा, क्योंकि डाइल्यूट में उल्टा पार्ट होना ज्यादा बेटर है। तो ये पॉइंट एक आएगा भी, अपने डिस्कशन के भी पार्ट में आएगा। हम लोग SO3H वाले पार्ट का फॉर्मेशन आसानी से करा सकते, आसानी से तो नहीं करा सकते बट एटलीस्ट करा सकते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है जो अपने को ध्यान रखने का है दोनों रिएजेंट के फॉर्मेट में। कॉन्क H2SO4 दे दिया या फिर ओलियम दे दिया, दोनों में ही ये सिचुएशन निकल के आ सकता है। दो पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, ये चीज रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट एक और चीज है इसमें, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखने का है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है और SO3H किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, H2SO4 भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। HI तो एक प्रॉब्लम कर सकता है कि HI रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम लोग HI को किसी दूसरे रिएक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट हम लोगों का क्योंकि H2SO4 अगर निकलता भी है तो किसी दिक्कत का नहीं है, हम लोग एक छोटे से पॉइंट के लिए इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हम इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे मान लो हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि यहाँ क्लोरीन है और हम बोले कि कन्वर्ट करो इस कंपाउंड में, तो कैसे कन्वर्जन करेंगे? तो अभी जैसे हम लोग को इस तरीके से सोचना है कि जो कंपाउंड दिया उसको कन्वर्ट करना है दूसरे कंपाउंड में, तो कन्वर्जन में हम लोग क्या ऐड करना है? क्लोरीन ऐड करना है। तो क्लोरीनेशन सोच सकते हैं, बेंजीन के ऊपर क्लोरीनेशन सोच सकते हैं। अगर क्लोरीनेशन सोचेंगे तो रिएजेंट क्या होगा? तो अभी जस्ट बताए थे X2 के साथ FeCl3 या FeX3, ये हम लोग हेलोजनेशन के लिए यूज होता है। तो अगर क्लोरीनेशन कराना है मतलब Cl2 लेके काम कर सकते हैं, Cl2 और प्लस यहाँ पे FeCl3 ले लो, तो उससे क्लोरीनेशन हो जाएगा। बट क्लोरीनेशन में एक चीज ध्यान रखना है, एक पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट हम बताना भूल गए, सॉरी, एक पॉइंट नोट अभी के लिए नोट कर लो। हेलोजनेशन, चले काम करते हैं, पहले हम एक आसान काम कर लेते हैं, अभी दिमाग नहीं लगाते इसमें। CH3 कर लेते हैं, ये बनाना है। एक सवाल बताओ, कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है CH3? CH3 कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा। ऑर्थो एंड पारा पे डायरेक्ट करेगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है। तो अगर हम लोग हेलोजनेशन कराते हैं
तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम लोगों का कंपाउंड में CH3 के रिस्पेक्ट में Cl ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या CH3 के रिस्पेक्ट में Cl पारा पोजीशन पे आएगा। ये तो पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लिया। मेजर कौन सा होगा, तो पारा वाला पार्ट मेजर होगा, अच्छी बात है। तो हम लोग को बनाना भी मेजर वाला ही है। जब भी कन्वर्जन दिया जाता है तो माइनर प्रोडक्ट नहीं बना सकते। मतलब ये मत सोच लेना कि अगर हम लोग को इस क्लोरीन के जगह पे हम ऐसा सवाल दे देते हैं अगर, तो हम लोगों का CH3 है एंड कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये नहीं सोच सकते कि Cl2 के साथ FeCl3 यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो प्रोडक्ट तो बनेगा। जब भी कन्वर्जन का सवाल होता है तो कन्वर्जन में जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट मस्ट बी द मेजर प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर जो सवाल था इसमें तो दिक्कत नहीं था, हेलोजिनेशन कराए, मेजर प्रोडक्ट हम लोग को पारा मिल गया, मतलब कन्वर्जन हो गया, काम हो गया। बट अगर यही सवाल हम लोग नीचे करें तब इस केस में इस बार ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट चाहिए, बट ऑर्थो पोजीशन पे तो मेजर प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। तो इस तरह के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे में नॉर्मली एक तरीका होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले इसका तरीका बताते हैं। पहले सल्फोनेशन कराया जाता है। कैसे लिख रहे हैं, सल्फोनेटिंग एजेंट, ठीक है। कैसे सल्फोनेशन जब कराएंगे तो सल्फोनेशन में भी तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ही रहेगा, ग्रुप तो नेचर चेंज नहीं कर रहा। तो सल्फोनेशन में आइदर ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनेशन होगा या पारा पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख नहीं रहा और स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं Cl2 के साथ FeCl3, तो एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों का जो दोनों ग्रुप है इसमें एक -M ग्रुप है और एक प्लस हाइपर कंजुगेशन, मतलब एक डायरेक्टिंग है, एक सॉरी एक डोनेटिंग है, एक विड्रॉइंग है। तो एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा और दूसरा तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। और क्योंकि हम लोग डायरेक्टिंग वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसके हिसाब से बात करते हैं, तो हम लोग का ये दोनों पोजीशन ज्यादा बेटर पोजीशन है फॉर अगला सब्स्टिट्यूशन। और एनी हाउ SO3H के मेटा पोजीशन पे आ रहा है, बट SO3H के हिसाब से सोचना नहीं है, सोचना डोनेटिंग के हिसाब से है। तो अगर हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं यहाँ पे, तो इस केस में CH3 जहां था वहीं रहेगा, SO3H जहां था वहीं रहेगा, और इस बार CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे Cl का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि CH3 के रिस्पेक्ट में जिस पोजीशन पे रिएक्शन हो सकता था वो तो पहले से ब्लॉक्ड है, इधर हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस पोजीशन को हम लोग ब्लॉक्ड पोजीशन बोलेंगे, वहां पे रिएक्शन नहीं करा सकते। तो हम लोग का क्लोरीन वाला पार्ट CH3 के रिस्पेक्ट में तो बगल में आ गया, अच्छा चीज है, क्लोरीन आ गया। अब प्रॉब्लम बस ये है कि हम लोगों को यहाँ सल्फोनिक एसिड नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से जो रिवर्सिबल नेचर है सल्फोनेशन का, कि हम लोग का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन वाला पार्ट रिवर्सिबल नेचर का है, हम लोग जो रिएक्शन लिखते हैं उल्टे डायरेक्शन में भी जाता है। तो अगर हम लोग कोई ऐसा सिचुएशन डाल दे जहां से रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में जाने लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग कुछ सिचुएशंस को कंसिडर करें और उससे हम लोग सल्फोनिक एसिड को उल्टे डायरेक्शन में लेके चले जाए, तो डीसल्फोनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, हम लोग डीसल्फोनेशन करा देंगे। तो जब हम लोग डीसल्फोनेशन कराएंगे तो सल्फोनिक एसिड हट गया और अपना काम हो गया, प्रोडक्ट मेजर निकल के आ गया। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट मेजर प्रोडक्ट चाहिए अपने को। तो इस केस में हम लोग सल्फोनेशन को पोजीशंस को ब्लॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमको मालूम है कि मेजर हम लोग को यहीं से मिलेगा, तो क्यों ना हम सल्फोनेशन करा दें, वहां पे सल्फोनिक एसिड डाल दें, फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ रिएक्शन करा के फिर उसके बाद डीसल्फोनेशन करा के जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो हम लोग ऑब्टेन कर लें। तो सल्फोनेशन कैन बी यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग मोर रिएक्टिव पोजीशंस, ऐसा हम लोग ड्यूरिंग कन्वर्जन ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने लायक है, मतलब रिवर्सिबल तो हम लोग बता ही चुके, रिवर्सिबल के अलावा हम लोग सेकेंड पॉइंट ये कंसिडर कर सकते हैं, सल्फोनेशन can be used to block more reactive position। ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए हम लोग सल्फोनेशन को आराम से यूज कर सकते हैं। तरीका तुम लोग को पता चला कि कैसे यूज करना है। अब बस ये पॉइंट है कि हम लोग डीसल्फोनेशन कराते कब है, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सल्फोनेशन तो मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, डीसल्फोनेशन कैसे करा सकते हैं। तो इस केस में 2-3 सिचुएशंस है तो जो ध्यान रखने का अपने को। हम लोग ऊपर बोले थे कंसंट्रेटेड अगर H2SO4 रहा तो सल्फोनेशन होता है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 फेवर्स सल्फोनेशन लिख देते हैं। कंसंट्रेटेड रहा तो हम लोग का सल्फोनेशन फेवर करेगा।
तो अगर हम लोग डाइल्यूट यूज करें तो डाइल्यूट में H2O है, H2O के अलावा H+ भी एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। इस केस में डाइल्यूट H2SO4 फेवर्स डीसल्फोनेशन, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखने का है। डाइल्यूट H2SO4 हमेशा डीसल्फोनेशन वाले पार्ट को फेवर करेगा। बट केवल यही कंडीशन नहीं, ऑल्दो हम लोग हमेशा मोस्टली रिएक्शन में इसी को यूज करते हैं, हम लोग रिएक्शन में यही काम में आएगा, बट और भी कंडीशंस है। लो टेम्परेचर फेवर्स सल्फोनेशन, और चौथा पार्ट हाई टेम्परेचर फेवर्स डीसल्फोनेशन। ये ऑल द पॉइंट ज्यादा यूज में नहीं आता, एटलीस्ट रिएक्शन में तो यूज में नहीं आता। अगर रिएक्शन में तुमको डीसल्फोनेशन कराना है तो ये पॉइंट ही काम में आएगा, बट ये फैक्टर को याद रख सकते हैं, सल्फोनेशन कब होगा, डीसल्फोनेशन कब होगा। बट वो रिएजेंट ध्यान रखना, मतलब वो तरीका ध्यान रखना कि अगर कोई पोजीशन को ब्लॉक करना है जहां से मेजर आ रहा है, तो कन्वर्जन में तो हमेशा मेजर चाहिए। जहां पे मेजर आ रहा है वो अगर प्रोडक्ट में नहीं चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो हम लोग सल्फोनेशन करके पोजीशन को ब्लॉक कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। एक पॉसिबिलिटी होता है। एक और भी हम चीज बताएंगे, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन एक टाइम के बाद आएगा, अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट वो भी एक फैक्टर यूज कर सकते हैं सल्फोनेशन में, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। ऑल्दो इप्सो सब्स्टिट्यूशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस में सवाल पूछा जा चुका है, तो हम लोग तो उसको डिस्कस करेंगे। बस एक दो एग्जांपल के फॉर्मेट में, वो दो एग्जांपल याद रखना होगा, बाकी जगह पे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज को, तो हम लोग उस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। इस पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं आराम से, यहाँ तक के पार्ट में। सर सल्फोनेशन के अलावा कौन कौन सा और ग्रुप यूज कर सकते हैं हम ब्लॉक करने के लिए? और कोई भी ग्रुप यूज नहीं कर सकते। तो सर सल्फोनेशन यूज करने का कोई खास कारण? रिवर्सिबल नेचर है, डीसल्फोनेशन पॉसिबल है। दूसरा ग्रुप यूज कर लें तो दूसरे का भी तो डी यूज होना चाहिए ना, डी हेलोजिनेशन तो है नहीं। रिवर्सिबल में केवल HI वाला पार्ट रिवर्सिबल था, सल्फोनेशन रिवर्सिबल है तो उसका डीसल्फोनेशन भी पॉसिबल है। बाकी सारे के सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं है अपार्ट फ्रॉम आयोडीनेशन। बट आयोडीनेशन में हम एक पॉइंट मेंशन किए कि वहाँ HI का भी फॉर्मेशन होता है, वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है सर रिवर्सिबल नेचर का कोई मतलब कारण है क्या कि इसका नेचर? रिवर्सिबल नेचर का कारण ये बोल सकते हैं, जैसे हम पहले भी एक्सप्लेन किए थे, कि अगर मेरा सल्फोनिक एसिड के अंदर ही ऑक्सीजन का रेजोनेंस है, तो ये बेंजीन के साथ क्यों रेजोनेंस करना चाहेगा? मतलब कोई लॉजिक? अगर मेरा सल्फोनेशन के सल्फोनिक एसिड के अंदर ही बहुत अच्छा रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्यों फालतू किसी और के साथ रेजोनेंस करने जाएंगे? बेंजीन के साथ भी उसमें रेजोनेंस हल्का फुल्का रेजोनेंस होगा, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस नहीं रहेगा। तो वहां पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और सल्फर का बॉन्ड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा है, तो उधर से बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं आ रहा। रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, वहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ मिल रहा है, बट उसका भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होता है। यस सर। और कोई डाउट किसी को? सब एकदम शांत पड़ गया है, तो ज्यादा लंबा क्लास नहीं लगाएंगे, बस नाइट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रेशन के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस होगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तान्या लोग आज मर जाएगी नहीं तो क्लास कर करके। हाँ भाई तान्या, सही बात है ना? थक गई एकदम क्लास कर? क्या? हाँ बहुत थक बहुत थक गए हैं? कितना क्लास कर लिया सुबह से? 5 बजे से क्लास करना शुरू किया है ना? अरे वो सुबह भी तो होता है, अब कौन सा क्लास होता है? स्कूल का होता है। अब स्कूल का भी लोग क्लास करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं स्कूल में? तो टॉपिक थोड़ी होता है, इंग्लिश और पी होता है सिर्फ, और वो इंग्लिश? करना पड़ता है, क्यों? अटेंडेंस नहीं रहती है। तो अटेंडेंस छोड़ देना, कौन रोकने वाला है तुमको? हाँ, तो 12th क्लास का आधा बोर्ड दे चुके, अब तो कोई रोकेगा भी नहीं तुमको। अब तो मतलब रोकने का कोई सवाल ही नहीं है, आधा बोर्ड निकल चुका, उसी भरोसे पास हो जाएंगे। बोल दो कोविड हो गया। जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारे स्किल सीखना चाहिए, उस स्किल में एक और स्किल ऐड कर लेना अगर सीखना है तो, फोटोशॉप। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है एडिटिंग, ठीक है, सीख लेना उसको, बहुत हेल्प करेगा लाइफ में। चलो ध्यान दो, बेंजीन के ऊपर NO2+ का एडिशन, तो नाइट्रेशन हो जाएगा,
और इलेक्ट्रोफाइल NO2+ चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल यही है। रिएजेंट्स वाले पार्ट में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इसमें ऑल्दो हम लोग जनरली एक ही रिएजेंट यूज कर रहे होंगे, बट और भी रिएजेंट्स पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि और रिएजेंट्स पॉसिबल नहीं है। एक तो रिएजेंट्स वाले पार्ट में हम लोग का कॉन्क HNO3 हो सकता है, ये स्टैंडर्ड है। दूसरा कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 हो सकता है, कॉन्क ही रहेगा बट H2SO4 रहेगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों का मिक्सचर है तो एक कॉन्क एक डाइल्यूट तो हो नहीं सकता। तीसरा रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग दो चीजें यूज कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। एक तो N2O5 यूज कर सकते हैं प्लस H+। N2O5 प्लस H+ वाले पार्ट में एक तो हम लोग को NO2- मिलेगा और एक NO2+ मिलेगा, सॉरी NO3- मिलेगा और NO2+ मिलेगा। एक ही स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर पाएंगे आराम से। चौथा हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग चाहे तो सॉलिड स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, H+ की जगह सॉलिड स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो वहां से भी ऐसा हम लोग को स्ट्रक्चर मिल जाएगा सॉलिड कंपाउंड में। और हम लोग एक ये कंपाउंड यूज कर सकते हैं NO2BF4। BF4- हो गया और दूसरा NO2+ हो गया, यहाँ से भी हम लोग स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कॉन्क HNO3 की जगह पे कॉन्क HNO2 यूज कर ले। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा, अगर HNO2 यूज करेंगे तो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, और N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अलावा लोन पेयर एक नाइट्रोजन पे रहेगा, तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं जानते, तो ये तरीका अभी के लिए थोड़ा एब्सर्ड लगता है, बट अगर हम लोग किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसको डाल दें, तो जो हम लोग का नाइट्रोसिल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर NO ग्रुप, ये ग्रुप को अगर डाल दें तो ये ऑक्सीडाइज होकर के हम लोग का नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं कि हम लोग पहले कॉन्ग HNO2 यूज कर लिए, तो वहां से नाइट्रोसिल ग्रुप आया, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिए, NO2 का फॉर्मेशन हो गया। मोस्टली हम लोग ये दोनों यूज करेंगे, बाकी रिएजेंट्स आ गया तो तुम्हारी किस्मत खराब है, याद रहने के ऊपर है, तो इसलिए बाकी को स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि ये सब आता नहीं है नॉर्मली, कहीं रिएक्शंस में कहीं बुक्स वगैरह में नहीं दिए जाते हैं, तो ये सब भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सब ध्यान रखने लायक केसेस है जो अपने को मालूम होना चाहिए। तरीका एग्जैक्टली वही है जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, कि हम लोग का जो HNO3 वाला पार्ट है वो H2SO4 वाले पार्ट के साथ सर ये सारा रिएक्शन हम लोग एक इक्विवेलेंट पे कर रहे हैं क्या? कर सकते हैं। एक इक्विवेलेंट से तो काम हो ही जाएगा, और ऐसा सवाल कभी आया नहीं, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। सर नहीं तो 2,4,6 भी तो बन सकता है ना? कौन सा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऐसे कुछ। हाँ ठीक है, चलो इस पे डिस्कशन कर लेंगे, ये एक अच्छा सवाल है। नहीं बनेगा। पहला पार्ट तो ये कि ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ के साथ कंबाइन करेगा, फिर यहाँ से OH+ वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से NO2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से हटेगा तो अपने स्ट्रक्चर में NO2+ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, काम हो जाएगा। इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, जस्ट अभी डिस्कशन हुआ था। एक सवाल आया है रवि का कि सर इसमें अगर हम लोग HNO2 वाले पार्ट को यूज कर लिया, फिर एक्सेस यूज कर लेते हैं मान लो, तो HNO3 ले लेते हैं एक्सेस, तो प्रोडक्ट में हम लोगों को मल्टीपल नाइट्रेशन भी तो मिल सकता है। अब अगर एकदम हम लोग उतर ही गए इस चीज पे कि हमको मल्टीपल नाइट्रेशन ही कराना, तो बात अलग है। बट अगर लॉजिकली सोचे तो पहले मोनो नाइट्रेशन कराओ, पहले एक NO2 ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है नाइट्रेशन के लिए, और क्यों? सर बेंजीन है। प्रेफरेबली बेंजीन पे रिएक्शन होगा, मतलब जब तक सारे बेंजीन का नाइट्रेशन नहीं हो जाता प्रेफरेबली, तब तक नीचे काम नहीं होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी में बोलेगा सर एकदम 100 मोल में अगर ऊपर 90 मोल बन गया नीचे वाला और ऊपर 10 मोल बचा, तब तो उस पर रिएक्शन हो सकता है, नीचे पे हो सकता है, बट स्टिल रिएक्टिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ज्यादा फेवर बेंजीन को ही किया जाएगा एक्सेस अगर रिएजेंट है तो। लेकिन अगर हम लोग बहुत एक्सेस रिएजेंट रख रखे हैं, तब तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रेशन मल्टीपल हो ही सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इतना तो नहीं, हम लोग को जो रिएक्शन कराना है उसके हिसाब से बात करेंगे ना, एक्सेस हम लोग लेके क्यों काम करेंगे अगर मेरा 1 मोल 1:1 रेशियो या 1:2 रेशियो में काम होना है। ठीक है, आएगा ये पॉइंट एक यस जगह, सर। एक्चुअल में फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाकी नाइट्रेशन में सच बहुत ज्यादा कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, नाइट्रेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोगों का एनिलीन के केस में एक जगह आता है कि एनिलीन वाले पार्ट में और फिनॉल वाले पार्ट में हम लोग ये रिएजेंट यूज नहीं कर पाते।
ये पॉइंट थोड़ा सा वैलिड पॉइंट है। फिनॉल एंड एनिलीन on reaction with HNO3, और एक पॉइंट शायद तुम लोगों ने बचपन में कभी सुना है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑन रिएक्शन विद HNO3 गिव्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, लेकिन ये कहीं नहीं दिया कि टेरी क्या है या टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, बट थोड़ा ध्यान रखो, तुम्हारे नोट्स में भी दे रखा होगा। बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी अगर प्लस ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, तो वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करके रखता है, और जो एक्टिवेटेड रिंग है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को पारा बेंजो क्विनॉन का फॉर्मेशन मिलता है। ये वर्ड ध्यान रखना, पारा बेंजो क्विनॉन, बेंजो क्विनॉन, ये वर्ड ध्यान रखना। तो अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को नाइट्रेशन कम मिल रहा है और हम लोग को ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, जो हम लोग के लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं होता है। हम लोग को चाहिए नाइट्रेशन, हम लोग का ऑक्सीडेशन मिल जाता है। और जब हम लोग एनिलीन का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ एक और पॉइंट आता है। जैसे अगर हम एक छोटा सा सवाल पूछे, और ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड होता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए, अभी नहीं आया है अगले बार आ जाएगा, किसी न किसी स्कूल के एग्जाम में आएगा। ये सवाल का जवाब दो, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है या पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NH2? ऑर्थो या पारा डायरेक्टिंग, मतलब सॉरी, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? सर ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा, तो प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा पे ही मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज 47% ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों को पैरा ये मेटा मिल जाता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट 47% अप्रोक्सीमेटली, मेजर नहीं है, मेजर 53% रहता है। तो ऐसा कैसे हो गया, हम लोग को मेटा प्रोडक्ट कहाँ से मिल गया? ये डिस्कशन हम लोग एनिलीन में करेंगे। अगर किसी को देखना है तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं, बट एनिलीन में डिस्कशन आएगा। और ये सवाल का फैक्ट याद रखना होता है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में हमेशा पूछता है। इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड बाई, तो उसके पीछे एक रीजन है, जो रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज फिर हम लोग को नाइट्रेशन में फर्दर कोई पॉइंट का डिस्कशन नहीं करना होता है। 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो फिनॉल और हम एनिलीन में ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा बेटर है। ये हम लोग के शुरू के 3 रिएक्शन से सिमिलरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन होगा, फिर असाइलेशन होगा, 2-3-4 पॉइंट्स, पहले रिएजेंट, फिर 2-3 पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस के ऊपर बात कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वाले पार्ट में। और उन क्वेश्चंस वाले पार्ट में कुछ नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए है, बस केवल नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, ताकि रिएजेंट्स का प्रैक्टिस हो जाए। फिर कुछ कन्वर्जन के सवाल करेंगे ताकि तुम लोग को ज्यादा बेटर सेंस समझ में आए हम लोग के डायरेक्टिंग इफेक्ट का एंड कन्वर्जन के स्टेप्स का। कि अभी तक तो कन्वर्जन नहीं आया था, अभी तक मोस्टली रिएक्शंस में डील कर रहे थे। जैसे ही बेंजीन रिंग होता है तो कन्वर्जन में डील करना थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि एक बेंजीन रिंग में ये स्ट्रक्चर को चेंज करना है, रहेगा उतना ही बेसिक बेंजीन रिंग, बट उसमें 2-4 कंपाउंड लगाने हैं। तो यहाँ से कन्वर्जन सीखना ज्यादा बेटर होता है, छोटा कन्वर्जन होता है बट यहाँ से सीखना आसान होता है। फिर उसके बाद बड़े बड़े स्ट्रक्चर से छोटे स्ट्रक्चर से बड़े स्ट्रक्चर, इथीन से बेंजीन कैसे बनेगा, इथेन से बेंजीन कैसे बनेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करना शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से इस चीज का डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों का फिर SNAR रिएक्शन, मतलब अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस, फिनॉल के प्रिपरेशंस, उसके रिएक्शंस, एनिलीन के प्रिपरेशंस, उसके रिएक्शंस, डायोटाइजेशन पहले कवर करेंगे। ऑल्दो डायोटाइजेशन एनिलीन का रिएक्शन है, बट उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे प्रिपरेशन के लिए हम लोग को डायोटाइजेशन रिएक्शन चाहिए होता है। तो हम लोग उस चीज का डिस्कशन करेंगे। किसी कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर पैराबेंजोक्विनोन एरोमेटिक कंपाउंड है ना? नहीं, किस एंगल से एरोमेटिक दिख रहा है तुमको ये? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ना, अगर साइक्लिक रिंग में दिखेंगे तो। कैसे साइक्लिक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तुम, बता दो हमको। सर जैसे आप जो एक वो ट्रिक बताया था ना कि वो पाई इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट करके लिखना, यही बात तो है, वैसे पाई इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट करके लिखने का तो ट्रिक नहीं बताए थे। अगर रिंग के बाहर के एटम से पाई बॉन्ड शेयर्ड है तो बॉन्ड को ब्रेक करके रिंग पे डाल देते हैं, है ना? यस सर।
तो डाल दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो डाल नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यही रेजोनेंस आने वाला है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये अपना स्ट्रक्चर आएगा ऐसा कुछ। ये भी एरोमेटिक नहीं है कि नहीं? यस सर। और नया सवाल है कि पाराबेंजोक्विनोन एरोमेटिक है कि नहीं, बट एरोमेटिक तो नहीं दिख रहा है, नॉन एरोमेटिक दिख रहा है, क्योंकि वो जो हम बॉन्ड को ब्रेक करने वाला चीज बताए वो हमेशा ब्रेक करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज डालना होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जाने वाला। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि रेजोनेंस वाला पार्ट उसी डायरेक्शन में होता है, बट वहां पे क्योंकि तुम लोग रेजोनेंस पहली बार सीख रहा होता है, वहां पे इतना भारी रीजन दे देंगे तो समझ ही नहीं आएगा। तो रेजोनेंस कराए तो ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से तो एरोमेटिक कंपाउंड अभी नहीं बना, और उसके बाद फर्दर ये रेजोनेंस होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस एम के जैसा बिहेव करेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सवाल है वैसे, ये पॉइंट मेरे सामने कभी आया नहीं अभी तक, बढ़िया सवाल है। और कोई डाउट तो बताओ। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास का इंतजार करो, ठीक है? सर सारा नोट्स भेज दीजिएगा ना, क्लास नोट्स। ठीक है, नोट भेज देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में नोट कर लो। हाय तान्या, हाँ होमवर्क कब बनाएगी ये बता। बस कल सुबह उठते। कल सुबह उठ के? आज नहीं? नहीं आज नहीं होगा सर, अभी टेस्ट भी देना है, एक काय का टेस्ट? शॉर्ट टेस्ट जो एक बचा है। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना ज्यादा अत्याचार नहीं कर सकते तुम लोगों के ऊपर, बट स्कूल का एग्जाम स्किप करो भाई, हो गया अब स्कूल के एग्जाम का, कितना है स्कूल का एग्जाम देना है, और इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, तो इसमें पता नहीं समझ में आया कि नहीं आएगा। चलो आगे ट्राई करते हैं। हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बढ़िया। इसमें क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60 ये अभी नहीं सॉल्व कर सकते, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिर एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 बड़े मजेदार चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये सॉल्व कर सकते हैं 49। ऊपर भी एक सवाल छूटा हुआ होगा, ऊपर भी एक इपॉक्साइड का रिएक्शन होगा, और इसको ग्रीन से मार्क करना था, सॉरी 49। एक सेकंड, थोड़ा पेशेंस रखिए। भाई एक सवाल कहीं और होना चाहिए इपॉक्साइड के रिएक्शन से रिलेटेड, इसको हम छोड़े थे शायद 30 नंबर ऐसा कुछ, जहां तक हमको ध्यान है। 28, क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 1 में, ये ट्राई करके देख लेना। हाँ, उसके बाद 11, 12, 13 SN1, SN2, SN अबे E2, E1CB। होमवर्क ऐड करेंगे तो ज्यादा भी कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, ये तो थोड़ा बहुत करने का है टॉपिक, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 73, 74, 75, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 77, 78, 80, SN2TH ये तो बता ही रखा है, 83, 86, 87, 88, 89, 90 ये डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग आईसीएल वाले पार्ट का। 91 ये नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। 93 भी नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा।
94 यही पॉइंट का डिस्कशन करने वाले थे, हेलोजन वाले पार्ट प्लस एम के वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग है, जो हेलोजेंस वाले पार्ट है ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग नेचर का है क्योंकि उसका माइनस आई ज्यादा होता है, बट उनके प्लस एम के बिहेवियर की वजह से वो माइनस चार्ज बेंजीन रिंग पे डेवलप कराता है 3 जगह, इस वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑल्दो इन जनरल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, बट हेलोजेंस और नाइट्रोसिल ग्रुप ये दोनों ग्रुप एक्सेप्शंस है, इवन दो डीएक्टिवेटिंग है बट इनके प्लस एम के वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये 94 का थोड़ा ध्यान रखना, ऑल बहुत ही स्टैंडर्ड पॉइंट हो जाता है, याद ही रहेगा। 94 के बाद 99 100 101 102 103 104 105 106। एक सेकंड, जीडे जी कहां से आ गया? नहीं 106 नहीं, 106 नहीं, ये तो रिडक्शन का सवाल है। 107 108 तो पहले ही हो चुका है, दिखा था बाद में दे देंगे, ये भी हो चुका। ठीक है, इसके अलावा तुम लोगों को जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, तुम्हारे गिगनार्ड एजेंट वाले नोट से हम कुछ क्वेश्चंस का स्निपेट भेजेंगे, उन सब क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन मैच करा के देखना अपने नोट्स कॉपी में। खुद से नोट्स कॉपी मत देखना, पहले उन क्वेश्चंस को देख लेना, जब देंगे तभी उसको सॉल्व करना ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए बुकलेट वगैरह आराम से सॉल्व करो, बुकलेट के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, वो सब क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछ लो। चलो ठीक है, अगर नहीं पूछना है तो आज के कार्यक्रम समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर